Good morning, friends. Today we are starting Social Studies Class 6 NCERT पार्ट 4 अध्याय 4 और पार्ट का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद लगभग 3500 साल पहले हुई थी इसकी रचना। सूक्त कहा गया है, जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया? ऋग्वेद में सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम एक तरह का पेय पदार्थ है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। प्राकृत भाषा थी। विश्वामित्र ने नदियों की जो व्याख्या की है वो घोड़ों से की है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, पशु, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब यहाँ पे कुछ पत्थर से मिले हुए साक्ष्य पाए गए हैं। उनमें से कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। ये एक सौग्रह था जो चारों तरफ से पत्थरों से घिरा हुआ था। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करना है। गड्ढे खोदना इसमें आएगा, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। मतलब ये जो देख रहे हैं आप ये चित्र, इसमें जो बीच में खाली जगह है इसमें शव को दफनाया जाता था और इस शव में जो व्यक्ति मरता था उसके साथ उसकी प्रिय वस्तुएं, चाहे वो औजार हो या फिर कोई पशु पक्षी हो, वो इसके साथ दफन कर दिया जाता था। इस तरह के महापाषाण को तापूत समाधान शिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? जी होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान ये आपको दिख रहा है। बाईं ओर जो है आपके घोड़े के लिए सामान और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ पे 33 मनके और शंख पाए गए हैं? ब्रह्मगिरी में। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब और कुछ सरदार, कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कमरों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। जो इनाम गांव है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। मतलब
भीमा की सहायक नदी कौन सी है? घोर। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनजान का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमारे कंकालों के अध्ययन? इसमें जो है, जो छोटे बच्चे होते थे, लड़की या लड़का, उनका भेद कर पाना थोड़ा कठिन कार्य था। दूसरा है लेडीज़ है या जेंट्स बड़ी एज का, तो उसमें अगर दोनों में डिफरेंस करते थे मेल फीमेल में, तो जो कूल्हे होते थे स्त्रियों के वो ज़्यादा बड़े होते थे, तो क्योंकि उनको बच्चे पैदा करने होते थे, इसलिए इसी से वो अंदाज़ा लगाते थे कि ये औरत है या आदमी, ये फीमेल है या मेल। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं, 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 5 क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन पहले के जो राजा हैं वो कैसे चुने जाते थे? वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों की कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। 4 भागों में वर्ण बटे थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम वेदों का अध्यापन करना, यज्ञ करना था, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। और क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन, व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब आता है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने से होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये एक पॉट है आपका, चित्रित धूसर पात्र इसको बोलते हैं। ये इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिलते हैं। बात है महाजनपद।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये चित्र में दिया भी गया है मैप में आपके महाजनपद जो भी हैं। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी ईंट की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें देख लीजिए, दिखा देती हूँ। ये गांधार महाजनपद है आपका, ठीक है। तक्षशिला, पांचाल, हस्तिनापुर, कुरु, अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, ये सभी आपके हैं जनपद और महाजनपद नगर। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस क्षेत्र की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता करनी पड़ी होगी। ये देखिए आपकी दीवार है, कौशाम्बी किले की दीवार है। ये जो आप फिगर में देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हैं जो आप, ये कौशाम्बी की है किले की दीवार है। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है ये। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। बात करते कर लगाया जाता था। पहले क्या होता था कि राजा को उपहार वगैरह भेंट में दिया जाता था, लेकिन वो ना लेकर के हर चीज पर जो राजा थे वो कर लेने लगे थे। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। मगध साम्राज्य, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियां मगध से ही होकर बहती थी। इसमें यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में के काम में लाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। क्षेत्र में लौह खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के यानी मगध उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एरिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, जैसा आपने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। गणिया संघ में कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कुम्भकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्र संघ, यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। वज्र संघ का वर्णन कहाँ से मिलता है? दीर्घ निकाय से मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था।
अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वरस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज क्लास 6 अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा भी। जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक तथा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना किस प्रकार और किस भाषा में प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोगों की किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ये देख रहे हैं आप, ये सांची का स्तूप है। यहाँ पे सारनाथ स्तूप है ये। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ का स्तूप है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। ये देखिए, पूरा चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारनाथ का स्तूप है। यहीं से इन्होंने उपदेश दिया था अपना प्रथम, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। और कोई भला व्यक्ति मिल गया उस औरत को, तो वो उसको बुद्ध के पास लेके गया। बुद्ध ने उससे कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वो सरसों के बीज उस घर से लेके आने हैं जहाँ पे कोई भी कभी भी मरा ना हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में कोई किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है, तो उसे नहीं मिल पाए थे। उसको इस बात से समझ में आ गया था कि मृत्यु ही सच्चाई है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। घट दर्शन।
सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये 6 शाखाएं हैं। खट दर्शन है आपके। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योगपूर्व, मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि गणत, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई माना जाता है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान के द्वारा हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की समझ आधारभूत तालमेल दिखाता है। उपनिषद। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक ही बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, भिखारी आया, भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह हमारे अंदर भी विद्यमान होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इसमें कुछ महिलाएं भी थीं जो विद्वत्ता के लिए जानी जाती थीं। निर्धन व्यक्ति की इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए। उपनिषदों में के कई विचार विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर ने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने के लिए चले गए थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यह कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा अनुयायियों की
शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग प्रारूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने में उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी वो विजेता है। संघ, महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था भी थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों और माता पिता से दासों को, अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। बिहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, वे एक स्थान पर निवास करने लगते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों स्वयं तथा अपने समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार, ये आप जो फोटो देख रहे हैं आरंभिक विहार की है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती, ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए ये जो जहाँ पे शरण स्थल रहते थे वो पहले लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भोजदान में जो भूमि होती थी वो विहार का निर्माण उस पर होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी महायान शाखा में। इनमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास ध्यान करते हुए
ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक विचलित मिलता है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान काफी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले आया था। वेनसोंग 1400 साल पहले भारत आया था। करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना तीर्थ वर्णन लिखा। उन्होंने अपना यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा था और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। वेनसोंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्राचीन बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बिहार में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे लोग। जीवन के चरण 4 चरण थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 राज्य से साम्राज्य तक क्लास 6 का ही चैप्टर है। इस अध्याय में रोशनी के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगानी है। हम इसमें बताया गया है, ये अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है। इसमें 4 शेर हैं। इसमें अभी आपको 3 दिख रहे हैं। जस्ट इसी सामने वाले के फ्रंट में जो आपको शेर दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे एक और है। तो इसमें अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारनाथ में मिला है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देशों पर जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शहर शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, वहाँ पर लोग फल फूल आदि का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करा करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, लंपक, गांधार, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कलिंग। रेड कलर से जो दिखाया गया है इसमें आपको अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है और जो ब्लैक कलर से पॉइंट किया गया है वो महत्वपूर्ण नगर हैं। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा
सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको भी सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूसों, अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से भी जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनी ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे इसमें हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई इनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में बताया गया इसमें। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितने बुर्ज हैं? 570 बुर्ज है और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। चारों तरफ उद्यानों, चिड़ियों से बसे घनेरों से बना है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्रांत का नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी ये युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना होगा कि धर्म को कैसे पढ़ा जाए। जो धर्म शब्द है यह संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देखिए,
ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का नमूना है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था भी करी। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी बीमार होते तो जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर यात्रा शुरू करते हुए तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं होते हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों की माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? अपने दास नौकरों से के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ये देख लीजिए, ये ब्राह्मी लिपि है। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल। यहाँ पे चैप्टर 6 खत्म हो चुका है। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट एसएसटी, लेसन नेम गांव, शहर और व्यापार। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज के लिए एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुआ था। वहाँ पाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल, फाल शामिल है। दिख रहे हैं आप चित्र में। हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी, लोहे की ऐसी 5 चीजें मिली हैं। कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए उठाए गए
अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। कृषि के लिए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। इसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांवों में कौन रहते थे? इस महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण तथा उत्तर हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों के बेलला, साधारण हलवाहों और उड़वार, और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपत किसान को बोलते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इन्हें दास कर्मकार आते थे। कर्मकार दास को कहते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करना अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीन रचनाओं में संगम साहित्य है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले के लिए जिन नामों का उल्लेख मिलता गया, यहाँ उल्लेख किया गया, वे संगम साहित्य में पाए गए। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये हाथ सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। इस और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की छोटी सी कविता। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी से सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों के नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। मथुरा था केंद्र। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण की राजधानी थी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा में प्रस्तर खंडों की मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्पकार। शिल्प। पुरस्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है, कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के लिए वाराणसी और मदुरै प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने समूह बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां
व्यापार के संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इनसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशी जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों की सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन तैयार करने में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धवेश्याओं तथा राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर इन्हें तैयार माल भिजवा सकती हैं तैयार करके। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता था, इधर उधर की बातें करता, उसे सजा मिलनी थी। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं किया उसे जुर्माना देना पड़ता था या उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। उन महिलाओं सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मीड 2200 साल पहले 1900 साल पहले अरिका मीड एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि से अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, लेकिन वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों से यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्नियाल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। व्यापार और व्यापारी, आपने उत्तर काले पालिशदार बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियों तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुँचे कैसे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काली सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। व्यापार से जुड़ी एक कविता, व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं से भी मिलती है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना,
दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इसमें आपने पढ़ लिया कौन सी चीज़ कहाँ से है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुंदे मुवेंदार की चर्चा मिलती है। मुवेंदार तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासकों परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। ये चोल, चेर, पांड्य थे। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थक, रिश्तेदार, सिपाही, कवि के बीच बांटते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा कविताओं में लिखी। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लिए लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इसी रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते लुटेरों को आक्रमण से सुरक्षा देते थे। शुल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। शुल्क किससे संबंधित था? कुषाण वंश से, याद रखिएगा। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कुषाणों का पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा कुषाण के केंद्र थे। इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी था, इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर साम्राज्य तक पहुँचता था। ये आपके 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं पूरे।